सुषमा खाना बनाते हुए बर्तन पटक रही होती है और अपने बेटे दिलीप को ताने देते हुए कहती है, ये नालायक शादी नहीं करेगा और मैं जिंदगी भर बस घर का काम करते करते मर ही जाऊंगी। माँ चाय दे दो, ताने तो आप वैसे ही हर वक्त देती रहती हो। अब तो तू बेशरम हो गया है। अरे तुझे एक भी लड़की पसंद नहीं आती? अगर तुझे मेरी पसंद नहीं है तो अपनी पसंद की लड़की को तो ले आ। मुझे लगता नहीं कि कोई तुझे भाव भी देता होगा। अरे माँ कर दी ना आपने छोटी बात। अरे मुझ पे लड़कियाँ मरती हैं, वो तो मैं ही हूँ जो भाव नहीं देता, वरना कल ही आपके घर बहू आ जाएगी। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहता कि आवारा लड़कों के साथ छिछोरापंती करता है? किसी दिन अगर पकड़ा गया तो अच्छे से कुटाई कर दूंगी। अरे माँ मार खाने से कौन डरता है। अब जल्दी से चाय दे दो, मुझे निकलना भी है। निकलना है तो ऐसे कह रहा है जैसे कितना बड़ा बिजनेसमैन हो और इसके बिजनेस में इसके बिना लॉस हो रहा है। अगर ये नहीं गया तो कंपनी डूब ही जाएगी। नालायक कहीं का, पूरे दिन गली मोहल्ले में आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। अपनी माँ के तानों से दिलीप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाय पीता है और घर से निकल पड़ता है। घर से निकलने के बाद वो अपने आवारा दोस्तों के साथ गली नुक्कड़ पर घूमते हुए आती जाती लड़कियों को देखते हुए उन पर कमेंट पास करता है। दिलीप और उसका दोस्त अभिनव एक लड़की को जाते हुए कहते हैं, अरे भाई देख क्या लड़की है, दिल तो कर रहा है बस इसे प्रपोज कर दूं और अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। लेकिन आज की लड़कियां भी ना कुछ ज्यादा ही भाव खाने लग गई हैं। वो तुझे इसलिए नहीं देख रही ना क्योंकि तुझसे ज्यादा स्मार्ट मैं हूँ। अरे ओ चम्मक छल्लो, एक बार मुड़ के तो देख ले। स्मार्ट और तू साले, आईने में शक्ल देखा कर, ऐसा लगता है किसी गोबर के उपले को दीवार पे लगा दिया हो। अभी तेरा कुछ ज्यादा हो रहा है, चुप हो जा चुपचाप से। लड़कियों के सामने तो बेइज्जती मत कर। अरे तुझे पता है ये जो छमक छलक गई है ये अपने पड़ोस में रहने आई है। अगर तू मेरा दोस्त है तो सेटिंग करवा मेरी इससे। यही तो मैं कहने वाला था। क्या छोड़, तू दोस्त है और दोस्त के नाम पे ना सबसे बड़ा कलंक है तू। तू तो अपने दोस्त को कभी खुश देखना ही नहीं चाहता। दिलीप और दिलीप का दोस्त अभिनव दोनों ही पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते हैं और लड़कियों को ताड़ते रहते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुषमा को अपने नालायक बेटे दिलीप की शादी की चिंता हो रही थी, लेकिन दिलीप को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक रोज सुषमा किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसके पड़ोसन विमला का आना होता है। विमला गुस्से में सुषमा के घर आती है और उसको आवाज लगाने लगती है, अरे ओ सुषमा, कहाँ है तू? जरा बाहर तो निकल, ना जाने कैसे कपूत को जन्म दिया है तूने। अरे अब क्या हो गया? क्या कर दिया मेरे नालायक औलाद ने? कहीं उसने तुझे तो नहीं छेड़ दिया? इस कमीने को कितनी बार कहा है कि शादी कर ले ताकि तेरे जैसी काकी को छेड़ना ना पड़े। अरे तौबा तौबा, तू भी कैसी बातें करती है। अरे अभी अभी मोहल्ले से आ रही हूँ, अपने आवारा दोस्तों के साथ आने जाने लड़कियों पे लाइन मार रहा है तेरा बेटा। किस दिन पिट के आएगा ना तो उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा अच्छे से। अरे तो तूने उसके कान के नीचे लगाया क्यों नहीं? मैंने तो तुझे खुली छूट दे रखी है। कभी भी तुझे वह आवारा गर्दी करता हुआ दिखाई दे तो चप्पल निकाल के मार दिया कर। बस इसी लायक है वो। शादी तो करता नहीं है, न घर के काम करता है, बस पूरा दिन घूमना फिरना करता रहता है ये। देख, मैं तो कहती हूँ कैसी भी लड़की लाकर इसकी शादी कर दे। अगर ये ऐसे नहीं मान रहा है तो मेरे पास एक तरकीब है तेरे लिए। तेरा बेटा अगले ही घंटे ही शादी के लिए हाँ कर देगा। ऐसा भी क्या मंत्र करेगी मेरे बेटे पर जो वह शादी के लिए हाँ कर देगा? अरे विमला, कहीं तूने जादू टोना तो नहीं सीख लिया ना? अरे अगर ऐसा है तो दूर ही रह तू मेरे घर से। मेरे घर में मत आया कर दी ना 11 वाली बात, पहले सुन लिया कर। विमला सुषमा के कान में कुछ कहती है और वहाँ से चली जाती है। सुषमा भी विमला की बातें सुनकर एक पल को हल्की सी मुस्कान के साथ अपने कामों में लग जाती है। अब देर शाम दिलीप अपने आवारा दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके घर लौटता है तो देखता है घर में लाइट नहीं जल रही, चारों तरफ अंधेरा है। और ये देखकर दिलीप अपनी माँ सुषमा को आवाज लगाने लगता है, माँ, अरे माँ कहाँ हो? पूरा घर अंधेरा कर रखा है आपने। माँ, अरे ओ माँ। अपने बेटे की आवाज सुनकर सुषमा अपने कमरे से खांसने की आवाज निकालने लगती है। अब दिलीप भी हॉल के कमरे का लाइट जलाकर सुषमा के पास जाता है तो वो देखता है सुषमा ने अपने सर पर कपड़ा बांध रखा है और कंबल में लिपटी कांप रही है। माँ, आपको तो तेज बुखार है, क्या हुआ आपको? माँ ठीक हो ना आप? रुको, मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ आपको। नहीं नहीं, अब तो सीधा ऊपर जाना है। तुझे कहती रह गई मैं कि शादी कर ले शादी, लेकिन नहीं, तू भी कहाँ सुनता है अपनी बुढ़ी माँ की।
माँ अभी समय नहीं है ये सब बात करने का। अरे डॉक्टर के पास चलते, ये सब बाद में बात करेंगे। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे दिल से पहले से आवाज आ रही है कि मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। एक बार, सिर्फ एक बार बहू का मुंह तो दिखा देता। माँ मेरी शादी होती रहेगी, आपको जो लड़की पसंद आए ना मुझे बता देना, मैं बिना बोले शादी कर लूंगा उससे। चलो उठो अब और कुछ खा पी लो। मुझे तो तेरी भी पसंद चलेगी, लेकिन तू शादी तो कर। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा जीवन भर कुंवारा रहे। दिलीप अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। सुषमा भी अपने बेटे के आगे यही उम्मीद रखती है कि वो जल्दी से जल्द शादी कर ले। अब दिलीप अपनी ये बातें अपने दोस्त अभिनव को बताता है और अभिनव भी कुछ समय के लिए ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। लेकिन अभिनव को एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त को लेकर निकल पड़ता है। अब देर शाम जब सुषमा हॉल में बैठी होती है, तभी वो देखती है कि उसका बेटा दिलीप एक लड़की को साथ लाया है और वो दोनों ने ही अपने अपने गले में माला डाल रखी है। देखा माँ, मैंने आपकी सारी इच्छा पूरी कर दी। देखो कर ली शादी मैंने। अरे जीता रहा मेरे लाल, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। बेटा हो तो ऐसा, तू तो श्रवण कुमार से भी आगे निकला। किरण क्या देख रही हो तुम, माँ के पाँव छुओ ना। और हाँ, आज से घर, माँ, मैं सब तुम्हारे हैं, तो ना अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। जीती रह बहू, खुश रह। भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे जो तूने मेरे नालायक बेटे से शादी की। वैसे ये सब कब से चल रहा था, मुझे अगर बता दिया होता तो मैं तुझे शादी के लिए मना थोड़ी करती। अरे माँ, शादी तो हो गई ना, अब मुझे भूख लगी है, कुछ जल्दी से खाने के लिए दे दो। दिलीप तो अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए शादी कर लेता है। लेकिन ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज सुषमा किचन में काम कर रही होती है। तभी वो अपनी बहू किरण को किसी से बात करते हुए सुनती है। अरे मैं जल्द ही लौट आऊंगी, इतनी चिंता की बात नहीं है। बस एक बार यहाँ से पेमेंट मिल जाए, बस कुछ महीनों की ही बात है। दिलीप मुझे किराए पे लेके आया था और बस बोल रहा था कि 2 महीने की बात है। अरे ये बहू किससे बात कर रही है और ये कौन सी किराए की बात कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये किराए पर आई हुई बहू तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। अब पूरी रात सुषमा अपनी बहू की बातें याद करके परेशान हो रही होती है कि आखिर किरण ने किराए पर आने की बात क्यों की। अगले दिन सुषमा दिलीप का कान पकड़कर उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहती है, क्योंकि किरण में सुषमा को बहू वाले लक्षण बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। उसका उठना, बैठना, बोलना, चलना बहुत अलग था। माँ देखिए, आप जो कुछ भी सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इसको किराए पे इसलिए लाया था ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए, और जब आप ठीक हो जाती मैं आपको सब सच बता ही देता। माँ इतना बड़ा झूठ! अरे शादी तो 2 पवित्र बंधनों का मेल है, लेकिन तुम लोगों ने तो शादी को मजाक बना रखा है। किसी को भी उठाकर लाते हो और कहते हो यह मेरी पत्नी है, और तूने तो आज मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। सुषमा अपने बेटे के मुंह से इतना सुनकर वहीं बेहोश हो जाती है। उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि सुषमा को छोटा सा हार्ट अटैक आया है और उसे किसी भी बात का सदमा ना दिया जाए। लेकिन जब सुषमा घर लौटकर आती है तो इस बार दिलीप के साथ दूसरी लड़की होती है। ये देखकर सुषमा दिलीप को चप्पलों से मारने लगती है। लेकिन इस बार दिलीप ने सचमुच में शादी की थी और शादी विमला ने अपनी भतीजी से करवाई थी, जो कुछ महीनों पहले ही पड़ोस में रहने आई थी। ये देखकर सुषमा भी बहुत खुश होती है। दोपहर के समय जब नवेली अपने कमरे में चैन की नींद सो रही होती है, तभी उसकी सास अलबेली उसे बाजार जाने के लिए आवाज लगाती है। आवाज सुनकर वो नींद में कमरे से हॉल में आती है और आकर सोफे पर पसर जाती है। अरे बहू, कौन सी सोने की बीमारी लग गई है तो है? भरी दोपहर में खर्राटे ले रही है। अरे उठ जा, सामान लेने बाहर जानो है। हाँ तो सासू माँ शाम को चल लेंगे ना। ऐसो है, इन अखियन को खोल ले और लिस्ट पकड़ के फटाफट बाजार चल मोरे संग। नवेली आंखें मलते हुए इस सामान की लिस्ट को देखती है और हैरानी से कहती है, सासू माँ, ये अपने घर का सामान है कि पूरे मोहल्ले का? क्या क्या लिख दिया लिस्ट में आपने? अरे गोबर बुद्धि, तेरो पति को जन्मदिन आ रो है, बाकी पार्टी के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, सामान लानो है। लेकिन इनके जन्मदिन पर 8 साड़ियाँ, ये तोहफे और बाकी सामान इनका क्या करेगा आपका बेटा? हाय दैया, अरे पार्टी में तेरी ननद और बाकी तीनों ससुराल वाले भी तो आएंगे, उनको का खाली हाथ भेजेगी यहाँ से? सबके लिए ही मैंने ये सारो सामान लिखो है। क्या
ननन जी के साथ उनके ससुराल वाले भी आएंगे? हाँ, वो भी एक ना 3 ससुराल वाले आएंगे। ये सुनकर ही नवेली अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला किसी के 3 ससुराल कैसे हो सकते हैं। तो आपके इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ले चलते हैं कुछ समय पीछे। अलबेली देवी ने अपनी बेटी तारा की शादी बहुत धूमधाम से एक अच्छे से घर में करवाई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अलबेली और तारा की सास उसे इतनी छोटी उम्र में विधवा बनकर जीवन नहीं बिताने देना चाहती थी, जिसके कारण तारा की दूसरी शादी भी एक रईस और अच्छे खानदान में करवा दी गई। लेकिन 6 महीने होते ही उसके दूसरे पति ने उसे किसी और लड़की के चलते डिवोर्स दे दिया। इस बात का दुख तारा के मायके वालों से ज्यादा उसके ससुराल वालों को था, इसीलिए उसने अपनी समधन के साथ मिलकर नवेली की ननद तारा की तीसरी शादी करवाई, जहां वो अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रह रही थी। इस तरह तारा के 3 ससुराल थे और तीनों ही ससुराल वालों से तारा के मायके वालों के अच्छे संबंध थे, जिसके चलते हर तीज त्योहार पर तारा के तीनों ससुराल वालों के लिए उसके मायके से तोहफे, फल और कुछ सामान जाया करता था। साथ ही हर पार्टी में भी नवेली की ननद के तीनों ससुराल वालों की शिरकत हुआ करती थी। अरे अब सर काहे को खुजा रही है, चलनो है कि नहीं चलनो है? अरे मना करूंगी तो कौन सा आप नहीं ले जाओगी? आती हूँ थैला लेकर। हाँ हाँ, साथ में मुंह भी धो लियो, कभी नींद में ही खरीदारी करती नजर आए। कुछ देर में दोनों सास बहू बाजार जाने के लिए निकल जाती हैं। समय बीतता है। नवेली के पति विनय का जन्मदिन आता है और सुबह से ही नवेली घर की सफाई में लग जाती है। शाम को घर की सजावट कर वो रसोई में खाना बनाने चली जाती है। शाम के समय उसकी ननद तारा अपने पति अंकुश और सास सुमित्रा के साथ आती है और फिर तारा के पहले ससुराल से उसकी सास कौशल्या और दूसरे ससुराल से ससुर दुग्गल जी भी आ जाते हैं। 8 बजते ही पार्टी शुरू होती है। विनय केक कट करता है और सभी उसे बधाई देते हैं। अपने आसपास नवेली को ना देखकर विनय रसोई में जाता है और उसे वहाँ खाना बनाते हुए देख उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, ये क्या बात हुई? तुम्हारे पति का जन्मदिन है और तुमने अभी तक उसे विश नहीं किया? कहाँ से करूँ, सारा दिन तो काम में लगी हूँ और अब भी अपनी ननद के तीनों ससुराल वालों के लिए पकवान तले जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ तो अपने समधी और समधनों से बतियाने में लगी पड़ी है। धीरे बोले यार, मेहमान सुन लेंगे। हाँ तो सुनने दो, कम से कम इसी बहाने बुरा लगेगा तो मेरी ननद का एक ससुराल तो कम होगा। अरे इतना तो सगे समधियों से भी भाईचारा नहीं होता जितना सासुर माँ ने मेरी ननद के तीनों ससुराल वालों से रखा हुआ है। वो बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ तारा आकर दरवाजे पर नॉक करती है। उसे देखकर विनय पीछे हो जाता है। तभी तारा कहती है, भाभी गर्म पानी मिलेगा, मेरी सासू माँ को चाहिए था। अच्छा, पर कौन सी वाली सास को, पहली या तीसरी? वो क्या है ना, 3 ससुराल है तुम्हारे, लेकिन सबका ख्याल रखना पड़ता है, तुम्हारी इस इकलौती भाभी को। कोई बात नहीं भाभी, मैं खुद ही ले जाती हूँ, आप अपना काम कर लीजिए। नहीं नहीं तारा, तू जा, मैं पानी लेकर आता हूँ। तभी तारा वापस हॉल में चली जाती है। कुछ ही देर में नवेली सभी के लिए खाना लगा देती है और एक एक कर सभी को खाना परोसने लगती है। तभी तारा की पहली सास कौशल्या कहती है, अरे नवेली बेटा, दुग्गल जी को खीर थोड़ी और परोसो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो वैसे भी शुगर का पेशेंट हूँ। तुम ना सुमित्रा समधन जी को परोसो, उन्हें ना बहुत पसंद है खीर। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, मेरी भी कोई उम्र रही है मीठा खाने की। हाँ तो एक काम करती हूँ, ये खीर मैं पड़ोसियों के घर जाकर परोस आती हूँ। अरे सासू माँ ने ननद जी के ससुराल वालों के लिए ही मुझसे मेहनत करवाकर खीर और ये पकवान बनवाए हैं। अभी आप लोग नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? वैसे अलबेली बहन जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। जब तारा मेरी बहू थी तब भी, और अब जब बहू नहीं है तब भी आप मुझे वैसा ही मान देती हैं जैसा कि तारा बहू की सास सुमित्रा को। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे नालायक बेटे ने तारा बहू के साथ रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन आपने अभी तक मुझे अपना समधी माना हुआ है। अरे जा में कौन सी बड़ी बात है गई। तारा बिटिया के विधवा होने के बाद भी आपने बाकी दूसरी शादी के लिए सोची। कौन सास ऐसी सोच रखे है? और दुग्गल समधी जी, आप अपने बेटे से बढ़कर मेरी बेटी को मानते हो,
जे कोई कम है का? सबसे आभारी तो मैं सुमित्रा बहन जी की हूँ। पिछले 2 ब्याह के बारे में जान के भी जाने तारा को अपनी बहू बनाने का फैसला कियो। उन सब की बातें सुन अलबेली की बहू नवेली कोने में खड़ी अपने पति से कहती है, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुम्हारी माँ नाम की ही नहीं काम की भी अलबेली है। अरे यार, बेटी के ससुराल वालों के नखरे उठाना कोई आसान काम है क्या? पर तुम्हारी माँ तो खतरों के खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो एक नहीं अपनी बेटी के तीनों ससुराल वालों का ऐसे ख्याल रखती हैं जैसे वो उनके अपने रिश्तेदार हों। अरे तुम चुप रहो यार। कुछ देर में अलबेली तारा के तीनों ससुराल वालों को कुछ तोहफे देकर विदा करती है। समय बीतता है। एक रोज जब नवेली अपनी सास के साथ टीवी देख रही होती है, तभी फोन बजता है और अलबेली कहती है, अरे तारा बिटिया, का हाल चाल है गो तेरो? और ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? आ गया 3 ससुराल वाली ननद का फोन। जरूर कोई बुरी खबर होगी। कभी कभी तो लगता है कि काश मेरी कोई ननद ही ना होती, क्योंकि ननद ना होती तो ननद के 3 ससुराल ही नहीं होती। परेशानी की असली जड़ तो ननद है। हाँ हाँ, मोहे सब समझ आ गई, रखती हूँ। अलबेली फोन रखकर अपनी बहू से कहती है, बहू, दामाद जी की बरसी हैगी तो? बरसी? हाय दैया, अंकुश नंदोई जी कब निपट गए सासू माँ। अब ननद जी की चौथी शादी करवानी पड़ेगी। हे भगवान, कितना बेरहम है तू। अरे नास पीटी, पूरी बात तो सुन ले। पहले ही अनाप शनाप बकनो चालू कर देती हैगी। अरे अंकुश दामाद जी भले चंगे हैंगे, वो तेरी ननद के पहले पति की बरसी का दिन आ रहे हो है। वाके लाने फोन करो तो तारा ने, चलने की तैयारी कर ले। सासू माँ, ननद जी को कहो ना कि वो अपने अभी के ताजा ससुराल पर ध्यान दे। पुराने 2 ससुरालों से जुड़े लोगों के बारे में इतना क्या सोचना। उनके चक्कर में मुझे और अपनी ननद के 3 ससुराल वालों की खातिरदारी करनी पड़ती है। अरे बहू, रिश्ते कोई कच्चे धागे ना होवत है जो पल में तोड़ के काम चल जाए। हाँ तो क्या हुआ, जूट की रस्सी है जो कभी टूटेगी ही नहीं। सासू माँ, ननद जी का ससुराल वाले, उनको संभालने दो। उनके चक्कर में आप मेरी चटनी क्यों बनाती हो? देखो, ऐसा ही रहा ना तो आपकी बहू अपना ससुराल छोड़ देगी। और कहाँ को जाएगी? अपने मायके, क्योंकि ननद जी की तरह मेरे 3 ससुराल तो है नहीं जहाँ एक सास से झगड़ा होने पर दूसरी सास के पास रोने चली जाऊँ। रुक, तू रुक, अभी झाड़ू कहाँ है? सासू माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे सुनो तो सही। तेरो मजाक तो मैं निकालती हूँ, रुक अभी। तभी उसकी सास बगल में पड़ी झाड़ू लेकर उसे सूतने के लिए दौड़ती है, तो नवेली अपने कमरे की तरफ भागने लगती है। गोल मटोल गोलावती अपने बेटे गौतम के रिश्ते के लिए पूरे परिवार के साथ लड़की वालों के घर पहुंचती है, जहां लड़की की मां इमरती सभी के हट्टे कट्टे शरीर को देखकर हैरान रह जाती है और हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे को देखकर मन में कहती है, हाय दैया, ये किन पहलवानों के घर से रिश्ता आया है मेरी कोमल के लिए। अभी इनको कप में चाय दूं या बाल्टी में? अरे बहन जी, क्या सोचने लगी? चाय रख दो, ठंडी हो जाएगी वरना। हाँ, कांता बहन ने बताया था आपके परिवार के बारे में। बहुत नाम है आपके परिवार का, खुद की कंपनी भी है। हाँ बहन जी, बिल्कुल ऊंचे और खाते पीते खानदान से हैं। वो तो देखने से ही पता चल रहा है। अब अपने गौतम बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की नहीं मिली, बल्कि हमें ही कोई पसंद नहीं आई। अब देखिए, हम खाते पीते हट्टे कट्टे लोग, तो बहू भी थोड़ी हट्टी कट्टी ही होनी चाहिए ना। फिर तो मेरी कोमल का रिश्ता यहाँ होने से रहा, क्योंकि कहाँ वो और कहाँ ये। बहन जी, अभी बिटिया को बुला लीजिए। माँ, पापा, देखो, लड़की जैसी भी हो हाँ कर देना। वैसे ही लड़कियाँ मुझे छोटा हाथी कहकर ना नापसंद कर देती हैं। गौतम बोल ही रहा था कि तभी इमरती अपनी बेटी कोमल को लिए वहाँ आती है। पतली दुबली कोमल को देखकर लड़के वाले उसे घूरने लगते हैं। इसीलिए नहीं कि वो खूबसूरत थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही पतली थी। तभी गोला देवी कहती है, यही आपकी बेटी कोमल है? जी बहन जी, वो क्या है ना, कुछ दिनों पहले थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इसका वजन घट गया थोड़ा। थोड़ा घटा है? हमें तो लग रहा है थोड़ा ही बचा है। अरे वजन में क्या रखा है, इंसान का व्यवहार ठीक होना चाहिए। आप खड़ी क्यों हैं कोमल जी, बैठ जाइए। जी मेरा भी यही मानना है। कुछ देर दोनों पक्षों में बातचीत होती है और सभी लड़का लड़की के फैसले का इंतजार करते हैं। तभी कोमल कहती है, माँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। पक्का ना बेटी? तो इस मोटे ससुराल में रह तो पाएगी ना? माँ,
अभी मैं पतली हूँ तो क्या ससुराल भी पतले लोगों का ही मिलेगा? देखो मेरा रिश्ता हो रहा है ना, वही बहुत है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है माँ पापा। बेटा एक बार फिर सोच ले, जहाँ इतने रिश्ते देखे हैं वहाँ 2-4 रिश्ते और देखने में मेहनत कर लेंगे। अरे पापा सारी उम्र क्या रिश्ते ही देखता रहूंगा, अभी मेरी शादी हो जाए बस, मुझे लड़की पसंद है। अब मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेती माँ जी। गौतम और कोमल की हाँ कहते ही दोनों परिवार वाले एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और कुछ ही समय में दोनों की शादी का दिन आता है। दोनों मंडप में आते हैं और शादी की रस्मों के लिए गौतम वेदी पर बैठता है, तो वेदी उसके मुकाबले छोटी होने के कारण वो आधा जमीन की तरफ तो आधा वेदी पर बैठा हुआ था। तभी वो कहता है, सासू माँ वेदी थोड़ी छोटी नहीं है? बेटा वेदी तो इतनी ही होती है ना, तुम ही कुछ ज्यादा फैले हुए हो। अरे बेटा तो एक काम कर, दोनों वेदी पर तू ही बैठ जा, बहू तो पतली सी है, एडजस्ट कर लेगी, क्यों समधन जी? अरे पतली है तो क्या, दूल्हे की गोद में बैठ जाए दुल्हन। कुछ ही देर में पूरे विधि विधान के साथ गौतम और कोमल की शादी हो जाती है और वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। और इस तरह पतली कमसिन कोमल अपने मोटे ससुराल में गृह प्रवेश की रस्म कर कदम रखती है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। एक रोज नाश्ते के समय गुल्लू लाल कोमल से कहता है, बहू जरा मक्खन लगाकर 2 पराठे और देना। 2 पराठे और ससुर जी? अभी तो आपने 4 खाए हैं। देखिए सादा खाने से आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। अरे बहू इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तू अपनी बोल कि तुझे ज्यादा पराठे बनाने तो भारी नहीं पड़ रहे ना। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ, माना मैं खाती कम हूँ लेकिन काम में काम चोरी नहीं करती। ये लीजिए ससुर जी पराठे। अच्छा बहू मैं कह रही थी जल्दी से तैयार हो जा, आज तुम दोनों को मंदिर जाना है भगवान और पुजारी जी का आशीर्वाद लेने। हाँ सासू माँ बस मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ ही देर में तीनों कार में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ विशेष आरती और पूजा करके दोनों पुजारी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर गौतम वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। घर लौटते हुए रास्ते में उन्हें उसके मोहल्ले में रहने वाली सुमति मिलती है, तो दोनों सास बहू को देखकर वो कहती है, कैसी है गोलावती, और ये सूखी सी लकड़ी कौन है तेरे साथ? सूखी लकड़ी नहीं, मैं इनकी बहू कोमल हूँ आंटी। अच्छा तो ये है तेरी बहू। वो मैं मुंह दिखाई में आई नहीं थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं, पर अब पता चल रहा है कि मोहल्ले की औरतें वो बात क्यों कह रही थी। बात? कैसी बात? वही कि पतली बहू का मोटा ससुराल, मतलब अब ससुराल वाले इतने खाते पीते मोटे हट्टे खाटे हैं, लेकिन बहू झाड़ू की सीख से ले आए। अरे तो मेरी बहू हमेशा ऐसी पतली सुकड़ी थोड़ी रहेगी? अरे वो भी खाते पीते घर की बहू है। हाँ वो तो है ही, मैं तो बस वही बता रही थी जो लोग कह रहे थे। चलो चलती हूँ मैं। तुम दोनों सास बहू को देखकर याद आ गया कि मुझे कद्दू और ग्वार फली लेने बाजार जाना है। इतना कहकर वो हंसते हुए अपने रास्ते निकल जाती है। तभी गोलावती अपना सर खुजाते हुए कहती है, हमें देखकर इसे सब्जी की याद क्यों आई और ये हंसकर क्यों गई? मोटा शरीर और उससे भी मोटी बुद्धि। हंसकर नहीं, आपको कद्दू और मुझे गवार फली कहकर मजाक बनाकर गई है हम सास बहू का। चलिए अब। तभी सास बहू अपने घर चली जाती है। समय बीतता है। धीरे धीरे कोमल भी अपने ससुराल के माहौल में ढल जाती है। एक रोज गौतम अपने शर्ट के बटन लगा रहा था, लेकिन उसके मोटापे के कारण वो एक बटन लगाता तो दूसरा खुल जाता। तभी कोमल नाश्ता लेकर वहाँ आती है और उसका ये हाल देखकर कहती है, बस अब यही तो होगा, मोटापे के कारण कपड़े भी शरीर पर रुकने को राजी नहीं है। कितनी बार कहा है मैं मोटा नहीं हूँ, बस खाते पीते घर का हूँ। बस अभी मुझे मत सिखाओ। खाते पीते होने का मतलब ये नहीं कि खा पी कर फूलते ही रहो। बताओ अब तो तुम्हें डबल एक्सेल शर्ट भी छोटी हो रही है। देखो मेरी मानो बढ़ता वजन बीमारियाँ लाता है। हाँ समझ गया, अभी नाश्ता कर लूँ? जी नहीं, ये नाश्ता मैं अपने लिए लाई हूँ, आप तो आज बिना नाश्ते के ही जाओ। अरे कोमल सुनो तो। अरे कोमल नाश्ता वापस लेकर वहाँ से चली जाती है और ना सिर्फ गौतम को बल्कि अपने सास ससुर को भी वो यही सलाह दिया करती थी, लेकिन सभी उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती। एक रोज संडे के दिन दोपहर के खाने में कोमल सबके लिए खिचड़ी बनाकर रखती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे ये तूने अपना खाना हम सबको क्यों परोस दिया बहू? हाँ बहू, ये खिचड़ी विचड़ी में कोई स्वाद नहीं होता। हाँ तो कभी कभी बिना स्वाद की चीजें भी खा लिया कीजिए, और खिचड़ी पौष्टिक होती है। अरे हमें नहीं भाती है खिचड़ी, और छुट्टी के दिन तो कुछ स्वादिष्ट बना देती बहू।
आप कैसे लोग हैं, आप ही बताइए। अच्छा लगता है क्या जब लोग कहते हैं कि ये देखो पतली बहू को मोटा ससुराल मिल गया, जहाँ इंसान नहीं एक छोटा हाथी और दो छोड़िए बहू तो कौन सी ठीक ठाक है। मेरा बेटा छोटा हाथी तो उसके सामने गिलहरी मालूम पड़ती है। बस कीजिए आप लोग, अरे क्या मोटा पतला लगा रखा है। कोमल, तुम्हें हमारी सेहत की फिक्र है, मानते हैं, लेकिन हम भी तो धीरे धीरे ही अपने खाने की आदत में कंट्रोल कर सकते हैं ना। इसलिए अपने इन मोटे ससुराल वालों को थोड़ा समय दो। हाँ बहू, और देख तू भी तो पतली है, लेकिन हमने कभी तुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं की ना। अब लोगों का क्या है, वो पतली बहू का मोटा ससुराल कहते हैं, पर उन्हें क्या पता कि तुझे अपने इस मोटे ससुराल में किसी बात की कमी नहीं है। ये तो आपने सही कहा ससुर जी। अपने पतलेपन को लेकर जितने ताने मैंने सुने हैं वो सब मैं ससुराल आने के बाद भूल ही गई हूँ। यहाँ मैं जैसी हूँ वैसे ही आप लोगों ने मुझे पसंद किया। हाँ, तो इसी बात पर हम सब आज खिचड़ी का ही लंच करेंगे। तभी सब हंसने लगते हैं और एक साथ मिलकर खिचड़ी खाते हैं। और इस तरह कोमल अब अपने ससुराल वालों की खुशियों पर ज्यादा ध्यान देती, ना कि लोगों की बातों पर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।